नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके लिए लेकर आया है खबरों का प्राइम डोज। प्राइम टाइम 8 PM में आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि खबरों के पीछे की पूरी खबर भी रहेगी। हम प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें बताएंगे और वो भी निष्पक्ष और ईमानदार विश्लेषण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं प्राइम टाइम 8 PM। तो यूक्रेन में हर गुजरते दिन के साथ हालात बिगड़ते ही जा रही हैं और ऐसे में वहां फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिश सरकार ने और ज्यादा तेज कर दी है। यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों के रास्ते भारतीयों को लाने का सिलसिला जारी है, लेकिन अब इसके लिए सरकार ने बाकायदा 4 मंत्रियों को अलग अलग देशों में भेजने की व्यवस्था कर दी है, फैसला कर लिया है। यूक्रेन में आने वाले दिनों में क्या होगा? सुलह का कोई रास्ता निकलेगा या रूस यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध लंबा खिंचेगा? ये कोई नहीं जानता, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार जानती है कि उसे किसी भी कीमत पर यूक्रेन में फंसे अपने देशवासियों, खासकर छात्रों को घर वापस लाना है। कुछ इसी मकसद के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने आज हाई लेवल बैठक बुलाई, जिसमें फैसला लिया गया कि भारतीयों की वतन वापसी के लिए 4 केंद्रीय मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देश जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरदीप सिंह पुरी, जनरल वीके सिंह और किरेन रिजिजू यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाएंगे। सरकार ने तय किया है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हंगरी, किरेन रिजिजू स्लोवाकिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया और मोल्दोवा और वीके सिंह पोलैंड में भारतीयों को निकालने की कोशिश में जुटेंगे। इधर विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने में मदद करने के लिए एक आधिकारिक ट्विटर हैंडल ऑफ गंगा हेल्पलाइन की शुरुआत की है। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए अभियान को ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया है। भारत ने पहले ही पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया में कंट्रोल रूम स्थापित कर रखा है, ताकि इन देशों से लगने वाली यूक्रेन की सीमा के जरिए भारतीयों को निकाला जा सके। Send special envoys of Honorable Prime Minister to the 4 countries neighboring, well actually 5, but we have a common envoy for 2 countries, to the countries neighboring Ukraine. Specifically, Honorable Minister Jyotiraditya Scindia will be going to Romania and will also go to Moldova, and I'll come to a bit on the Moldova story. Honorable Minister Kiren Rijiju will go to the Slovak Republic. Honorable Minister Hardeep Puri would be going to Hungary, and Honorable Minister General VK Singh would be going to Poland. You've seen some reports already, let me confirm that. These special envoys will be traveling to these countries basically to coordinate and oversee the evacuation process there on the ground. If situation permitting, you might also find them going to the as close as possible to where the evacuation happening. So that will depend on the specific circumstances. विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि भारत ने जिनेवा स्थित इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस से भी संपर्क कर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनकी यूक्रेन से निकासी में मदद का अनुरोध किया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक एडवाइजरी जारी होने से अब तक यूक्रेन से करीब 8,000 भारतीय आ चुके हैं। Evacuation process clearly over the last 24 hours, and I will give you separate elements of that. Just a broad numbers. Our estimate is that we have more than estimate. I think around 8,000, over 8,000 Indian nationals have left Ukraine since we issued the initial. यूक्रेन पर रूस के हमले के मामले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुए मतदान में भारत ने भाग नहीं लिया। हालांकि उसने बेलारूस सीमा पर वार्ता करने के मॉस्को और कीव के फैसले का स्वागत किया है। बता दें कि इससे 2 दिन पहले यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले पर संयुक्त राष्ट्र
सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव को रूस ने वीटो के जरिए बाधित कर दिया था। इस प्रस्ताव के लिए हुए मतदान में भी भारत, चीन और संयुक्त अरब अमीरात शामिल नहीं हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दरअसल यूक्रेन के हालात पर केंद्र सरकार की तरफ से पैनी नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार बैठकों का दौर भी लगातार चल रहा है और 4 मंत्रियों को सरकार ने अब यूक्रेन के 5 पड़ोसी देशों में भेजा है। ये मंत्री वहां की सरकार से समन्वय बनाकर छात्रों को वहां से निकालेंगे। सरकार किसी भी कीमत पर छात्रों को मुश्किल में नहीं छोड़ेगी, इस बात का भरोसा बार बार दिया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले राम नाम की गूंज अब सुनाई देने लगी है। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के एक बयान के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। मंत्री उषा ठाकुर ने राम वन गमन पथ न्यास के गठन की बात कही है। मध्य प्रदेश में साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सूबे में एक बार फिर राम नाम की गूंज है, क्योंकि प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने जल्द ही राम वन गमन पथ न्यास के गठन की बात कही है, जिससे सूबे में राम के नाम की सियासत को हवा मिल गई है। जो ड्रीम प्रोजेक्ट थे हमारे विगत कई वर्षों से, उसके लिए हम प्रयत्नरत हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले 1 साल में राम वनगमन पथ, उसकी जो गति थी उसको बहुत तीव्रता देने के लिए हमने धर्मस्व विभाग से निकालकर उसको संस्कृति में शामिल किया। मंत्री उषा ठाकुर का कहना है कि बीजेपी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और बीजेपी सरकार इस ड्रीम प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करेगी। आचार्य शंकर न्यास की तर्ज पर राम वन पथ गमन न्यास जल्द गठित किया जाएगा। कांग्रेस के लोग तो कोर्ट में शपथ पत्र दायर कर सवाल उठाते हैं। जैसे हम आचार्य शंकर न्यास ओंकारेश्वर में बना रहे हैं, उसी तर्ज पर राम वनगमन पथ न्यास बनाकर निर्धारित समय सीमा में उसको पूर्णता प्रदान करने की कब तक इस न्यास का गठन हो जाएगा? शीघ्र। इस पर कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसीसी शर्मा ने पलटवार किया है। कहा कि अगर बीजेपी राम वन गमन पथ बनाना चाहती है तो मंत्री श्रीलंका तक जमीन देख कर आए। बीजेपी सिर्फ राम के नाम पर राजनीति करती है। जो इस तरह की बातें भगवान राम के बारे में करते हैं, केवल राजनीतिक स्टैंड है इनका। इनने उसमें कुछ नहीं किया और इसमें भी कुछ नहीं कर पाएंगे, न करेंगे। ये जाएं वो श्रीलंका, वो जमीन का पहले वहाँ पे अलॉटमेंट लें। दरअसल उत्तर प्रदेश में अयोध्या से चित्रकूट के बाद सरकार मध्य प्रदेश में राम वन गमन पथ पर काम करेगी। हालांकि इसके लिए सबसे पहले कमलनाथ सरकार ने काम शुरू करने का ऐलान किया था। इसके बाद आई बीजेपी की सरकार ने राम वन गमन पथ पर काम करने की बात कही, लेकिन लंबे समय से काम में तेजी नहीं आ रही है। इस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। अब 2023 के चुनाव से पहले एक बार फिर राम वन गमन पथ को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हम लोगों ने जब सरकार थी तो मैं ACS मनोज श्रीवास्तव के साथ वहाँ गए। वहाँ के प्रेसिडेंट, श्रीलंका के प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री सबसे मिले और जगह चिन्हित करके वहाँ बौद्ध धर्म का वो है प्रभुत्व है, लेकिन उस सब के बावजूद उन्होंने अनुमति दी। लेकिन ये आज तक श्रीलंका नहीं गई। जाके वहाँ देखना चाहिए स्पॉट को, ज़मीन का जो कंप्लीट हो गया उसका वो ले। और इसकी राम वन गमन पथ की विशेषता ये है कि 14 साल में से भगवान राम 11 साल वनों में मध्य प्रदेश में रहे, चित्रकूट से लेकर अमरकंटक में। तो इसका पूरा प्रोजेक्ट हमने बनाया था। साल 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही राम की याद आ रही है। बीजेपी को राम वन गमन पथ की याद नहीं आई थी। अब चुनाव से पहले न्यास की चर्चा और कांग्रेस प्रोजेक्ट तैयार करने का क्रेडिट लेने की रेस में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो राम वन गमन पथ न्यास को लेकर आवाज उठी है, लेकिन कांग्रेस भी राम नाम का क्रेडिट ले रही है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा भी सूबे में सुर्खियों में रहने वाला है, क्योंकि साल 2023 में यानी कि अगले साल सूबे में चुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा जरूर बनाने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की करते हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन योजना क्या लागू की, अब तमाम राज्यों में इसकी मांग उठने लग गई है। मध्य प्रदेश में भी कर्मचारी और अधिकारी पुरानी पेंशन योजना चाहते हैं। इस आवाज को कांग्रेस भी बुलंद कर रही है।
मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर कर्मचारी संगठनों के साथ साथ विपक्ष ने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कर्मचारी पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर विपक्ष ने विधानसभा में संकल्प प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस की राजस्थान की सरकार ने, गहलोत जी मुख्यमंत्री ने उसको बहाल कर दिया है। उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी इसको बहाल कर रहे हैं, क्योंकि जब अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा सरकार थी तब इसको बंद किया गया था दिल्ली से। लेकिन जब ये एक स्टेट ने, कांग्रेस ने शुरू किया, तो ये यहाँ पे भी शुरू होना चाहिए। दरअसल अप्रैल 2005 से नई पेंशन स्कीम को लागू किया गया था। नई पेंशन योजना के तहत रिटायर्ड कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिजनों को पेंशन का प्रावधान नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना लागू की थी। इसके बाद मध्य प्रदेश में भी नई पेंशन योजना पर अमल किया गया था, लेकिन एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग उठी है। मध्य प्रदेश में जो है नई पेंशन योजना 1 जनवरी 2005 से लागू की गई है। इससे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा नाराजगी है, क्योंकि योजना में अनेक विसंगतियां हैं। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी संगठनों ने कई बार सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए आंदोलन भी किए हैं कि इस योजना को वापस लेकर के पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने से मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों में भी इस बात की संभावना प्रबलित हो गई है कि यहाँ पर भी पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी। पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर छिड़ी सियासत के बीच प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस ने जिन कर्मचारियों को 5-500 में भर्ती किया था, उनकी सैलरी 50,000 तक कर दी है। उस पर कांग्रेस कुछ नहीं बोलती। संविदा को कांग्रेस ने 2000 में भर्ती किया, उसको शिवराज सरकार 20,000 तक ले आई, उस पर कांग्रेस खामोश है। गृह मंत्री ने कहा कि बीजेपी की सरकार कर्मचारियों को लेकर संवेदनशील है। देखो, कांग्रेस ने जिन कर्मचारियों को 500 रुपए में भर्ती किया, उनकी हमने 50,000 रुपया तनख्वाह कर दी। उस पर कांग्रेस कभी नहीं बोली होगी। संविदा कर्मियों को 2,000 रुपए में इनने भरा था, हमने 20,000 तक उनको ले आए। इस पर कभी कांग्रेस बोलेगी नहीं। हमने 7वां वेतनमान लागू किया, सम्मानजनक पारिश्रमिक उनको, सभी कर्मचारियों को उनको दिया जिनको इन्होंने इस तरह से रखा था। और इसलिए ये कहना ठीक नहीं है। सरकार, शिवराज सिंह जी की सरकार संवेदनशील सरकार है और लगातार इन विषयों पर मनन करती है। दरअसल राजस्थान की गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू किया है। गहलोत सरकार के फैसले का कर्मचारियों ने स्वागत किया है। राजस्थान में पुरानी पेंशन स्कीम लागू होने पर कर्मचारियों को वेतन की आधी पेंशन मिलेगी। संविदा कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होगा और यही वजह है कि राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी कर्मचारी पुरानी पेंशन के समर्थन में आ गए हैं। जानकारों का भी मानना है कि शिवराज सरकार अगर पुरानी पेंशन योजना लागू करती है तो आने वाले 10 से 12 साल तक सरकार पर आर्थिक बोझ नहीं आएगा। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो कुल मिलाकर जानकारी ये कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना से आर्थिक बोझ भी नहीं आने वाला और अंशदायी पेंशन से करीब 344 करोड़ रुपए की बचत होगी। 1 जनवरी 2005 के बाद 3.35 लाख कर्मचारी सेवा में आए और ये सभी कर्मचारी पेंशन नियम 1972 के दायरे में नहीं आते हैं। 2.87 लाख अध्यापक वर्ग में हैं जो 2008 में टीचर बन चुके हैं। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में इन दिनों चाकूबाजी की घटनाएं अचानक से बढ़ गई हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात कर लें तो सूबे के 4 जिले ऐसे हैं जहां पर कई चाकूबाज गिरफ्तार किए गए, कई फरार हैं और अब इस मुद्दे पर फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। ये सनक है, देश का साइड इफेक्ट है, सूबे में बढ़ता क्राइम ग्राफ या फिर कुछ और, लेकिन जो भी कुछ भी है इसने शहर के बाशिंदों की नींद हराम कर डाली है। शहर शहर चाकूबाज घूम रहे हैं, कब किसे अपना निशाना बना डालें कोई नहीं जानता। पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में चाकूबाजी की वारदातें सामने आई हैं।
राजधानी रायपुर, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार और बालोद जिले से पुलिस ने चाकूबाजों को गिरफ्तार किया है। रायपुर में एक शख्स पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। बोरिया कला में हुई इस चाकूबाजी के बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। दूसरा मामला जांजगीर चांपा का है, जहां मेला ग्राउंड में अज्ञात युवक ने एक शख्स को चाकू मार दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया गया, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस इसकी तलाश में जुटी है। तीसरा मामला बलौदा बाजार के भटगांव का है, जहां 4 बदमाशों ने 2 बाइक सवारों को चाकू से वार कर घायल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से चाकू और दूसरे हथियार बरामद किए गए हैं। जबकि चौथा मामला बालोद जिले के गुंडरदेही का है। रेत खदान में जांच करने पहुंचे पुलिस आरक्षक पर 4 बदमाशों ने चाकू से हमला किया। घायल आरक्षक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उधर बिलासपुर पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर चाकू और तलवार के साथ 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिसमें नाबालिग भी शामिल है। सूबे में बढ़ती चाकूबाजी की वारदात को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर निशाना साधा है, लेकिन सूबे में जिस पार्टी की सरकार है उसकी अपनी ही दलील है। आज कोई सुरक्षित नहीं है। लगातार चाकूबाजी की घटना हो रही है। कल की ही घटना है कि उनके जो कार्यालय है वहाँ के जो व्यक्ति है उनको साथ में चाकूबाजी की घटना हुई है। उनके ऊपर वार किया गया है। एक महिला के ऊपर में वार किया गया है। आप रायपुर में देख रहे हैं लगातार चाकूबाजी की घटना हो रही है। वास्तविक में गृह मंत्री जी और गृह विभाग सोए हुए हैं, क्या कर रहे हैं ये जनता को मालूम ही नहीं हो रही है। लेकिन पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठप हो गई है। पूर्ण पद पे बैठा हुआ व्यक्ति ये 1-2 घटनाओं के आधार पे पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा कर रहा है। यह दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने नागरिकों के जीवन जीने के लिए भयमुक्त वातावरण देने का पूरा प्रयास किया है और आज छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ हुई है। पिछले कुछ दिनों में सूबे के कई शहरों में अचानक चाकूबाजी की वारदात में इजाफा हुआ है। ऐसे में पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही उनकी वजहों की भी तलाश करे, जिसके चलते चाकूबाजी की वारदात अचानक बढ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो चाकूबाजी की वारदातों में अचानक से तेजी आई है। पुलिस की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि घटनाओं की तह तक जाया जाए और आखिर क्या वजह है कि अचानक चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ गई हैं। पुलिस पकड़े जाने वाले आरोपियों की काउंसलिंग भी कराए ताकि इन घटनाओं की असली वजह पता चल पाए। लेकिन आंकड़े ये भी बताते हैं, बीते दिनों की ही बात है, छत्तीसगढ़ में जब चाकूबाजी की वारदातें राजधानी में सामने आई थी, उसके बाद पुलिस ने अपना अभियान तेज किया और कई सारे लोगों को पकड़ा था और इनके पास से चाकू बरामद किए गए। इसके अलावा पुलिस की रिपोर्ट यह भी बताती है कि ऑनलाइन वेबसाइट्स जो हैं उन पर आसानी से चाकू उपलब्ध हो जाते हैं और वो चाकू उपलब्ध जो होते हैं उनको मंगाकर लोग वारदात को अंजाम दे रहे हैं, और ऐसे लोग जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। तो ऐसे में पुलिस को हर पहलू पर जांच करने की जरूरत है, हर पहलू को खंगालने की जरूरत है ताकि पता चल पाए कि असली वजहें क्या हैं और चाकूबाजी की ये वारदातें जो हैं इन पर लगाम लग पाए। इसी के साथ प्राइम टाइम 8 PM में इतना ही। नमस्कार।